मेरे डियर साथियों, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया ना, बिल्कुल बढ़िया ही रहना चाहिए। तो भाई जेडब्ल्यू परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ राहुल सर, ठीक है, जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। और भाई चैप्टर नंबर 3 में आज हम आ गए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं क्या ही कहूँ यार, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में भाई छपेगा, पेपर में आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। हम दो टॉपिक आज के वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन मोस्ट एंड मोस्ट आईएमपी, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में एक एक चीज को जानते हुए समझते हुए कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो भाई जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेटा हम सबसे पहले देखेंगे जो है ना आणविकता या अणु संख्यता, ठीक है ना। अभी आपको इस थ्योरी को बिल्कुल भी नहीं देखना, जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ उस चीज को यहाँ पर समझो। देखो भाई, मैंने एक यहाँ पर एक अभिक्रिया लिख दी, ये लिखा है ए और यहाँ लिखा है बी, ठीक है। और ए और बी मिलकर आपस में सी बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा? सी बना रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, तो मुझे आप इतना सिर्फ बताइए कि जो ये अभिक्रिया दिख रही है, इस अभिक्रिया में जो है ना कितने अणु भाग ले रहे हैं, कितने अणु भाग ले रहा है, केवल मुझे इतना बताइए। तो आप बोलोगे सर इस अभिक्रिया में एक ए है और एक बी है, मतलब सर 2 अणु भाग ले रहा है, ठीक है ना। कितने अणु भाग ले रहा है? 2 अणु भाग ले रहा है। क्लियर है? चलो अब यहां पर बताओ मुझे, है ना, यहां पर लिखा है बेटा 2HI, क्या लिखा है? 2HI। यहां बन रहा है बेटा H2 और यहां बन रहा है बेटा I2, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इस अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं? आप बोलोगे सर इस अभिक्रिया में, सर इसके आगे 2 लगा है, मतलब इसमें 2 अणु भाग ले रहा है सर, है ना। और दोनों अणु सेम है, एक जो अलग अलग नहीं है, दोनों अणु सेम है, मतलब पूरा का पूरा अणु जो है ना HI है, उसकी संख्या 2 है, मतलब इसमें 2 अणु भाग ले रहा है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताना, यहाँ लिखा है बेटा 2NO, है ना, और फिर लिखा है O2, 2NO और फिर लिखा है O2, और यहां पर बन रहा है बेटा 2NO2, है ना, 2NO2 बन रहा है। मैं आपसे पूछूंगा बताओ इस अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं? तो आप बोलोगे सर इस अभिक्रिया में सर 2 तो NO है और 1 है O2, है ना, 1 है A2, कुछ नहीं लगा, मतलब 1 है, ठीक है। तो टोटल मिला के देखें तो 2 ये है और 1 ये है, टोटल मिला के देखें तो 3 अणु भाग ले रहा है। बहुत बढ़िया। इसमें कितने अणु? 2। इसमें कितने अणु? 2। इसमें कितने अणु? आप बोलोगे सर 3, ठीक है। चलो एक और बताता हूं, जैसे मान के चलो मेरे पास H2O2 है ना। अगर मैं इस H2O2 का अपघटन करा दूं तो ये बन जाएगा H2O प्लस हाफ O2, ये बन जाएगा। अब मैं बोलूं इस अभिक्रिया में, तो आप बोलोगे सर इस अभिक्रिया में पूरा एक अणु भाग ले रहा है, जिसका नाम है H2O2, है ना। अब बेटा ध्यान रखना, जब एक अणु से दूसरा अणु या एक परमाणु के बाद दूसरा परमाणु या एक आयन के बाद दूसरा आयन लिखा जाता है तो बीच में प्लस होता है। जैसे मान के चलो ये अलग अलग है तो बीच में प्लस लगाया, ये अलग अलग है तो बीच में प्लस लगाया, है ना। अब ये एक ही है इसलिए बीच में प्लस नहीं लगाया, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि कौन सी अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। जैसे इसमें 2 अणु भाग ले रहा है, इसमें 2 अणु भाग ले रहा है, इसमें 1 ले रहा है, इसमें कितने ले रहा है? 3 ले रहा है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब मेरी बात सुनो यहाँ ध्यान से, ठीक है। मैं अब इसकी परिभाषा आपको बताता हूँ और पूरा आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यार, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में, वेग निर्धारण पद में मतलब किसी अभिक्रिया में जो अणु भाग लेते हैं, है ना, और जो अणु भाग लेते हैं वही तो वेग का निर्धारण करते हैं, है ना। अणु जो भाग लेते हैं किसी अभिक्रिया के, जो अभिकारक होते हैं वो ही वेग का निर्धारण करते हैं। तो ध्यान रखना, वेग निर्धारण पद में मतलब अभिकारक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अभिकारक की, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में भाग लेने वाले अणु या परमाणु या आयन, कोई भी हो सकता है, अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। कोई मतलब ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना कि अणु ही क्यों हुआ, परमाणु क्यों नहीं है। तो अणु भी हो सकता है, परमाणु भी, आयन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। भाग लेने वाले अणु, परमाणु एवं आयनों की संख्या को आणविकता कहते हैं। तो भाग लेने वाले, जो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु, आयन है, उनकी जो संख्या है वो आणविकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना भाई। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर पूछूं मैं आपसे कि इसकी आणविकता कितनी है,
इसकी आणविकता कितनी है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसमें दो अणु भाग ले रहा है, एक ए है और एक बी है, दो अणु भाग ले रहे हैं, मतलब इसकी आणविकता दो। बिल्कुल सही पकड़े, जितने अणु भाग लेंगे उतनी ही आणविकता होगी। इसमें कितने अणु भाग ले रहा है, एक, देखो दोनों HI हैं तो इसकी भी आणविकता कितनी होगी, आप बोलोगे सर दो होगी। अब मैं बोलूं इसकी आणविकता कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी आणविकता दो NO है और एक O2 है, मतलब दो और एक कितने हो गए, टोटल 3। अब वो क्या क्या भाग ले रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस अणु कितने ले रहा है वो आपको गिनना है। तो दो यहाँ ये है और एक ये है, तो दो और एक कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, इसमें कितने अणु भाग ले रहा है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो एक ही H2O2 है, तो इसमें एक भाग ले रहा है, मतलब आणविकता 1 होगी, ठीक है ना। तो ये इतना सिंपल सा था, है ना। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को आणविकता कहते हैं। बस जो भाग ले रहे हैं, मतलब एरो के इस तरफ जो है उनको गिनना है अपन को। एरो के इस तरफ क्या बना है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर इनसे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे इनसे कोई मतलब नहीं, यहाँ से इन पर कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। चलो ध्यान रखो। अब आगे सुनो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 1, 2, 3 अणु भाग ले सकते हैं। ज्यादातर 1 लेता है या 2 लेंगे या ज्यादातर 3 लेंगे। 3 से ज्यादा अणु भाग नहीं लेते, ले सकते हैं लेकिन नहीं लेते। ज्यादातर आपको 1, 2 या 3 ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में 1, 2 या 3 अणु भाग ले सकते हैं, तब आणविकता जो है ना, तब अभिक्रिया की जो आणविकता है 1, 2 या 3 होगी। एक अणु भाग लेगा तो आणविकता 1, जैसे इसमें एक अणु भाग लिया था तो आणविकता 1 आई थी। 2 अणु भाग लिए इसमें, तो इसमें 2 अणु भाग लिए तो आणविकता 2 आई, इसमें भी 2, है ना। और 3 अणु भाग लेंगे तो आणविकता 3 आएगी। इतना सिंपल है। बस आपको क्या देखना है कि इस अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, कितने अणु भाग ले रहे हैं। जितने अणु भाग लेंगे वही आणविकता हो जाएगी। अब आगे की बातें सुनो, आगे की बातें सुनो। तो आगे बेटा यहाँ पर ध्यान रखना मेरे भाई, इतना ध्यान रखना है कि जो आणविकता होती है, आगे की बात हो रही है, जो आणविकता होती है, यहाँ पर नोट लगा के चाहो तो लिख सकते हो, है ना। आणविकता, जो आणविकता है, आणविकता एक सैद्धांतिक पद है। कौन सा पद है बेटा, सैद्धांतिक पद है, ठीक है ना। सैद्धांतिक पद है। अच्छा सर इसका मतलब क्या हुआ सर, आणविकता सैद्धांतिक पद है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो सिद्धांत किसे कहते हैं, जिसको देखा जा सकता है ना। देखकर जिसको समझा जाए उसे सिद्धांत कहते हैं। जिसको देखकर, आंखों से जो देखकर समझा जाए उसे सिद्धांत कहते हैं। तो आप बताओ मुझे, मैंने आपकी अभिक्रिया छिपा ली। अच्छा, मैं एक कोई अभिक्रिया मान लो मैंने यहाँ लिख दी होती, मैंने उसको छिपा ली और मैं आपसे पूछता कि बताओ इसका आणविकता कितनी है, तो आप बता पाते? आप बोलते सर देखना ही नहीं, कैसे बताते, पहले दिखाओ तो जब तो बताएंगे, तो देख के उसको बता दोगे। तो इन अभिक्रियाओं की आणविकता हम देखकर बता रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बिना देखे बताओ तो क्या बता पाओगे? आप बोलोगे सर नहीं सर कैसे बता देंगे बिना देखे, नहीं बता पाएंगे ना। तो ध्यान रखना कि जो आणविकता है मेरे प्यारे साथियों, वो एक सैद्धांतिक पद है। कौन सा पद है बेटा? सैद्धांतिक पद है, मतलब हम इसे देखकर बता सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आणविकता एक सैद्धांतिक पद है, अर्थात इसे देखकर बताया जा सकता है, अर्थात इसे देखकर बताया जा सकता है। ये बात याद रखना। ये चाहो मान लो पहला पॉइंट है ना नोट में। चलिए अभी नोट मत डालो, मैं बता दूंगा ये क्या लिख रहा है, ठीक है। मैं भाई ये आपको जो आणविकता है, इस आणविकता के हम निष्कर्ष लिख रहे हैं। क्या लिख रहा है बेटा? निष्कर्ष या लक्षण। निष्कर्ष या लक्षण मतलब क्या इसके निष्कर्ष है, क्या इसके लक्षण है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो लिख रहा है, ठीक है। तो पहली विशेषता या लक्षण क्या देखा कि आणविकता एक सैद्धांतिक पद है, अर्थात इसको देखकर बताया जा सकता है ना। कौन सा पद है? सैद्धांतिक। इसको देखकर बता सकते हैं, है ना। इसे प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो और बताओ, देखो और बताओ, खत्म। चलो अगला पॉइंट ये है कि बेटा जो आणविकता है या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या कोई 4 आ जाए, या 5 आ जाए, 6 आ जाए, ऐसी होगी। आणविकता कभी भी शून्य नहीं होगी। मतलब क्यों नहीं होगी सर शून्य? अच्छा बताओ, अगर ये शून्य होगी
तो अभिक्रिया होगी क्या, बताओ। अगर इसका मान शून्य है मतलब इसमें अभिकारक है ही नहीं, और जब अभिकारक नहीं है ये तो फिर महत्वहीन हो जाएगी, फिर अभिक्रिया ही नहीं होगी, और जब अभिक्रिया ही नहीं है तो आणविकता कहाँ से होगी, ठीक है, महत्वहीन हो जाएगी, ठीक है। तो अभिक्रिया होगी तो कुछ ना कुछ अणु तो उसमें भाग ले रहे होंगे ना एक अणु तो भाग ले रहा होगा ना जब अभिक्रिया होगी तो। अब जीरो का मतलब उसमें अभिकारक ही नहीं है, और अभिकारक नहीं है मतलब महत्वहीन है, ठीक है। तो ध्यान रखना किसी अभिक्रिया की जो आणविकता है वो हमेशा या तो एक होगी या तो दो होगी या तो तीन होगी, ऐसी होगी, कभी भी जीरो या भिन्न मतलब भिन्न या 1/2 हो जाए, है ना, या 3/2 हो जाए, कभी भी भिन्न में नहीं होगी। भिन्न का मतलब क्या होता है बटे में, कभी भी ये भिन्न में नहीं होगी, है ना, ध्यान रखना इसकी बात, ठीक है। तो अभिक्रिया की जो आणविकता है वो हमेशा हमेशा एंड हमेशा पूर्णांक में होगी। कैसी होगी बेटा, पूर्णांक। यहाँ पूर्णांक का मतलब पूरे अंक से है, ध्यान रखना, यहाँ पूर्णांक का मतलब पूरे अंक से है भाई, या तो 1 या तो 2 या तो 3, है ना, 1.5 2.5 पौने, ये वाला सिस्टम इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से फिर से बता रहा हूं, पूर्णांक का मतलब पूरे अंक से है, यहाँ पर पूरा अंक, जैसे पूरा 1 ही, पूरा 2 ही है, पूरा 3 ही, इससे है मतलब, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम ये लिख रहे हैं, है ना, किसी अभिक्रिया की आणविकता, किसी अभिक्रिया की आणविकता हमेशा पूर्णांक में होती है, हमेशा पूर्णांक में होती है, हमेशा पूर्णांक में, एक पूरा अंक होगा, आधा अधूरा नहीं होगा, आधा कौन कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो पूर्णांक में होगी। क्या कभी शून्य हो सकती है, नहीं। क्या कभी भिन्न में हो सकती है, नहीं, कभी शून्य नहीं हो सकती, कभी भिन्न में नहीं हो सकती, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, किसी अभिक्रिया की आणविकता शून्य या भिन्नात्मक, ऐसा लिखा ही है ना, ये नहीं लगाना, भिन्नात्मक, किसी अभिक्रिया की आणविकता शून्य या भिन्नात्मक नहीं होती, ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। आणविकता हमेशा शून्य होगी, नहीं, आणविकता कभी भी शून्य या भिन्नात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। आणविकता एक सैद्धांतिक पद है, ये हमेशा पूर्णांक में होती है और कभी भी ये शून्य या भिन्नात्मक नहीं होती। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, है ना, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। जब इसका क्वेश्चन बनेगा ना तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, आणविकता या अणु संख्यता क्या है, इसके निष्कर्ष या लक्षण लिखिए। इसके निष्कर्ष या क्या लिखिए बेटा, लक्षण लिखिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। हाँ ओके, चलो तो हाँ ठीक है, तो ये बातें हो गई और भाई बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट है कि जटिल अभिक्रियाओं में कोटि सबसे मंद पद की होती है, ठीक है, तथा सबसे मंद पद की आणविकता, ठीक है। एक और लिख सकते हो, लेकिन मत लिखो, है ना, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलो यही हो गया है ना, तो इतना काम हो गया अपना। कोई दिक्कत परेशानी है तो आणविकता हमारी होती है फिनिश। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी। और अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि, भाई। तो अगली हेडिंग आप डालो क्या, अभिक्रिया की कोटि, भाई इंपॉर्टेंट एंड महा इंपॉर्टेंट। अभिक्रिया की कोटि, क्या हेडिंग डलेगी बेटा, अभिक्रिया की कोटि आपकी हेडिंग डलेगी, ठीक है ना। चलो अब यहाँ ध्यान से समझो, अच्छे से समझना है, एक एक चीज को अच्छे से, एक एक चीज को जानना है और फिर आपको मैं समझाऊंगा। अब यहाँ पर कोटि है, क्या है, कोटि, क्या डली हेडिंग, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि के जितने सारे एग्जाम्पल हैं वो यहाँ देखकर समझो, ठीक है ना, यहाँ समझो, उसको अभी कुछ मत देखो। देखो भाई, यहाँ पर लिखा है N2, क्या लिखा है, N2, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 3H2, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 2NH3 लिखा हुआ है। आप बोलोगे हाँ सर, मैं बोलूं N2 क्या है, यहाँ गैस लिखा हुआ है, यहाँ भी गैस लिखा हुआ है और यहाँ भी गैस लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना। चलो तो पहले मुझे इतना यहाँ पर बता दो, यहाँ पर है ना, यहाँ पर यहाँ लिखा मैंने सांद्रण, ठीक है,
सांद्रण में परिवर्तन। सांद्रण में क्या? परिवर्तन। इस सांद्रण में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? सांद्रण में परिवर्तन मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन। हाँ, सांद्रण में परिवर्तन मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन। बिल्कुल, जब सांद्रण में परिवर्तन बोलोगे तो तब हमें सर याद आएगा विलेय पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन। सांद्रण या सांद्रता मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा होती है सर, तो सांद्रण में परिवर्तन मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, ये पता है आपको, ठीक है ना। अब दूसरा मतलब समझो, सांद्रण में परिवर्तन का मतलब बेटा होता है अवस्था परिवर्तन। सांद्रण में परिवर्तन का मतलब अवस्था परिवर्तन से भी होता है, ठीक है। सांद्रण में परिवर्तन का मतलब अवस्था परिवर्तन भी है, ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सा ये कनेक्ट कर रहा हूं, अवस्था परिवर्तन। देखो सांद्रण में परिवर्तन मतलब विलेय की मात्रा में ही परिवर्तन होता है, लेकिन भाई जब विलेय पदार्थ की मात्रा बदलती है ना तो अवस्थाएं भी बदल जाती हैं, तो मैं उसको अवस्था से कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। मुझे टॉपिक समझाना ना, तो उसको अवस्था से कनेक्ट कर रहा हूं, है ना। तो सांद्रण में परिवर्तन मतलब अवस्था परिवर्तन से है, और अवस्थाएं जब परिवर्तित होती हैं तो सॉलिड काय में बदल जाता है लिक्विड में, या लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है, या लिक्विड गैस में बदल जाता है। मतलब जब अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं तो ठोस द्रव में बदल जाता है और द्रव गैस में बदल जाती है, या गैस द्रव में और द्रव ठोस में, ऐसा आपस में परिवर्तन हो जाता है। सीधी सी बात ये है। तो आपको इतना याद रखना है कि जब सांद्रण में परिवर्तन होता है तो अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। जब सांद्रण में परिवर्तन होता है मतलब अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं, इतना अब माइंड में जमा लो। ये उसी प्रकार है जैसे भैया मठा में भैया बेसन डालते हैं, तो जो है ना कड़ी बन जाती है। क्या बन जाती है? कड़ी। बोलो, बन जाती है कि नहीं? अब देखो, मठा तो पतला होता है, क्या कड़ी एकदम पतली होती है? नहीं, कड़ी तो मठा से गाढ़ी होती है ना। जो बनी कैसे? तो विलेय पदार्थ की मात्रा, जब विलेय पदार्थ की मात्रा मिलाई तब बनी ना कड़ी। तो ध्यान रखना, सांद्रण में परिवर्तन मतलब मठा से कड़ी बनना, है ना। सांद्रण में परिवर्तन मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ाते जाओ, कड़ी बन जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना, सांद्रण में जब परिवर्तन होता है तो अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। ये वाली बात आपको याद रखना है भाई, है ना। ये वाली बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, याद रख लोगे, मुझे उम्मीद है रख लोगे। अब मुझे इतना बताइए कि यहाँ N2 गैस है, यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है। मैं आपसे बोलूं, इस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है? बोलो, हो रहा है कि नहीं? अब बोलोगे सर, अगर आपने ये लिखा है ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, तो इनको देख के तो सर लग रहा है कि इनके सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि प्रारंभ में भी गैस है और अंत में भी गैस है, मतलब सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन भाई मैं अगर इनको नहीं लिखता, तो क्या आप बता सकते थे इनके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है या नहीं। तो फिर क्या करना पड़ता? तो फिर आपको प्रयोग करना पड़ता। पहले इनको लाना पड़ता घर आपके, फिर उनको मिलाते, अमोनिया बनाते, और फिर आप उनको देखते, उनको जज करते, और फिर बता पाते कि सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, है ना। फिर ही बता पाते ना। अभी इनको देख के कैसे बता दोगे इनके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपको अवस्थाएं दिख रही हैं? नहीं, आप अवस्थाओं से जज करते हो, वो अवस्थाएं हैं ही नहीं, इसमें नहीं कर पाओगे। फिर तो प्रयोग करना पड़ेगा ना। हाँ सर, प्रयोग करना पड़ेगा। तो मतलब प्रयोग करके ही आप बता सकते हो कि सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है या नहीं, देखकर नहीं। क्लियर है? तो ये बात तो पक्का पता चल गई कि ये देखकर नहीं बता सकते, मतलब ये सैद्धांतिक पद तो नहीं है, पक्का प्रायोगिक होगा। जब प्रयोग करके बता रहे तो प्रायोगिक है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है, तो बता सकते हो कि सर इनके सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। अब आगे यहाँ पर देखो, ये चीज आपके लिए क्लियर हो गई। अब आगे आप चीजों को समझो, मतलब इस अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई भी सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब मैं बेटा एक और अभिक्रिया लिख रहा हूँ, ठीक है। अब एक और अभिक्रिया लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है H2, यहाँ लिखा है O2, ठीक है। यहाँ लिखा है H2 और यहाँ लिखा है O2, है ना। ये लिक्विड है और ये गैस है। बोलो, सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है या नहीं? आप बोलोगे सर हाँ हो रहा है,
मैं बोलूंगा क्यों? देखो सर ये लिक्विड था, है ना, तो ये तो लिक्विड है, ठीक बात है, लेकिन ये गैस में परिवर्तित हो गया सर, मतलब सांद्रण में इसके परिवर्तन हुआ, तभी तो ये गैस बन गया। सर सांद्रण में अगर इसके परिवर्तन नहीं होता तो ये गैस बनता ही नहीं सर, ये लिक्विड ही होता। बिल्कुल सही पकड़े। ये इसको अपन को जज करने का ये एक प्रायोगिक पद है बेटा, ध्यान रखना। मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ अभिक्रिया कोटि, ये प्रायोगिक पद है, एक प्रयोग करके ही बता सकते हैं। लेकिन अभी हम चीजों को जज कर रहे हैं, मतलब अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको समझा रहा है कि ऐसे अपन को जज करना है, ऐसे ही आपको करना है। और अगर ये ना समझाऊं तो फिर जज नहीं कर पाएंगे, फिर आपको डाउट रहेंगे, इसलिए वो डाउट मिटाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं चीजें पहले समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लिक्विड से गैस बन गया, मतलब सांद्रण में परिवर्तन निश्चित तौर पे हो रहा है, निश्चित तौर पे हो रहा है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो ये HCl, ठीक है, यहाँ बन गया H2 और यहाँ बन गया Cl, है ना। ये लिक्विड है, ये गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, आप बोलोगे हाँ सर हो रहा है, हाँ बिल्कुल सर हो रहा है ना। देखो ये लिक्विड था सर, ये भी गैस बन गया, ये भी गैस है, मतलब सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो हम इतना सीख गए कि सांद्रण में अभिक्रिया को देखकर हम सांद्रण में परिवर्तन बता सकते हैं, लेकिन सर कब बता सकते हैं? जब इनकी अवस्थाएं लिखी होंगी तब, नहीं तो हमें प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब मैं आपको अभिक्रिया की जो कोटि है इसकी परिभाषा बता रहा हूँ। भाई मैं दो परिभाषा बताता हूँ पहले से, और अब भी दो ही बताऊंगा क्योंकि दोनों की जरूरत है आपको, है ना, वरना डाउट में आपकी जो है ना आप ही डाउट में रहोगे, ठीक है। तो देखो अभिक्रिया की कोटि है, इसकी परिभाषा है किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन समस्त अणु परमाणु या आयनों की संख्या होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन समस्त अणु परमाणु एवं आयनों की संख्या होती है। ये पॉइंट तो सर मिलता जुलता आ रहा है, लेकिन अभी बदल जाएगा, टेंशन मत लो। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया कोटि उन अणु परमाणु एवं आयनों की संख्या होती है जिनके सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया के दौरान होता है। तो अभिक्रिया की कोटि उन अणु, उन परमाणु और आयनों की संख्या ही होगी जिनके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। अगर सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा तो अभिक्रिया की कोटि होगी ही नहीं। सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है तो ही अभिक्रिया की कोटि होगी। बहुत बढ़िया सर, समझ गए। अब मुझे यहां पर बताइए, ये जो अभिक्रिया लिखी है इसके अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। आप बोलोगे सर नहीं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब कोटि यहाँ कितनी आएगी? 0, क्योंकि सांद्रण में परिवर्तन हो ही नहीं रहा। तो और इनने क्या बोला? अभिक्रिया की कोटि उन अणु परमाणु और आयनों की संख्या जिनके सांद्रण में परिवर्तन होगा। सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा मतलब कोटि 0 है। यहाँ पर सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। यहाँ पर बैलेंस कर दो, इसको 2 कर देना है ना, क्योंकि बैलेंस करेंगे 2 आएगा। सर इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, आप बोलोगे हाँ सर हो रहा है। देखो ये सर लिक्विड था, गैस में बदल गया, भले ही चाहे एक गैस हो, उससे मतलब नहीं है, बस अवस्थाएं समान नहीं होनी, और अवस्थाएं समान नहीं मतलब इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। सर हो रहा है, हाँ हो रहा है। ये कितना है सर? 1 है, बिल्कुल 1 है, तो कोटि कितनी आएगी? 1 आएगी, क्योंकि सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है मतलब ये कोटि में गिना जाएगा, इसकी संख्या जो है वो कोटि में गिनी जाएगी। 1 है तो 1, ठीक है। अच्छा यहाँ सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, आप बोलोगे हाँ ये गैस है बेटा, ये गैस है ना, क्या लिखा है? गैस लिखा है, गलती से हो गया, ठीक है। चलो है ना, तो यहाँ सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, आप बोलोगे हाँ सर हो रहा है। ये सर लिक्विड था, गैस में बदल गया। बताओ ये इसकी संख्या कितनी है? 2 है, मतलब कोटि कितनी आ गई? तो कोटि कितनी आ गई? तो बस खत्म। अब बताओ अगर मैं ये चीज ना समझाता तो बताओ ये परिभाषा आपको समझ में आती? नहीं ना, ठीक है। पहली परिभाषा कंप्लीट, बहुत जरूरी थी, जो कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको एक अन्य और दूसरी परिभाषा बताऊंगा, ठीक है ना। तो दूसरी परिभाषा है बेटा, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन समस्त अणु, या फिर ऐसा बोलूं उन समस्त घातों का योग होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग होती है जो दर नियम या वेग नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाई जाती हैं। दर नियम या जो वेग नियम समीकरण है उसके सांद्रण पदों पर लगाई जाती हैं। उन समस्त घातों के योग को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। दूसरी परिभाषा आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ दिख रही होगी। दिख रही है क्या? आप बोलोगे हाँ सर दिख रही है। क्या बात कर रहे हो सर, दिख रही है हमें?
ठीक है। तो किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग होती है जो दर नियम समीकरण या जो वेग नियम समीकरण है उसके साधारण पदों पर लगाई जाती हैं। दूसरी परिभाषा, और याद आपको दूसरी रखना है, लेकिन कनेक्ट वो पहले से ही होगी, क्योंकि साधारण में पता नहीं परिवर्तन है ना, पता नहीं होगा तो फिर वो दर नियम नहीं लगा पाओगे आप, है ना। तो होगा स्टार्ट पहले से, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ बढ़िया दूसरी परिभाषा। यहाँ देखो, पहला हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे ये लिखा है H2 और यहाँ लिखा है H2O2 लिखा है ना, H2 और यहाँ लिखा है हाफ O2, ठीक है ना। अब ये अवस्थाएं बेटा हमेशा लिखी होंगी, है ना। अवस्थाएं तो आपको हमेशा मिलेंगी कोटि वाले सेक्शन में, कोटि वाले सेक्शन में अवस्थाएं जरूर मिलेंगी, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर वेग नियम लगाओ, वेग नियम या वेग व्यंजक भी बोल देते हैं ना, वेग नियम, वेग व्यंजक या दर समीकरण जो भी है बोल देते हैं अपन, है ना। मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। चलो इस पर हम वेग नियम या दर नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा dr/dt। सर अगर कमी के आधार पर देख रहे हैं तो माइनस आएगा, बिल्कुल सर कमी के आधार पर माइनस आएगा, और वृद्धि के आधार पे प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ गए सर, ठीक है। चलो तो इस पे दर नियम लगाएंगे तो dr/dt एक कमी के आधार पर है और वृद्धि के आधार पर प्लस रहेगा, ठीक है। बराबर क्या होता है सर, k होता है, क्या होता है k होता है ना, बिल्कुल होता है कि नहीं होता, आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। तो dr/dt बराबर k। अब सर इसमें जो अभिकारक होता है उसका सांद्रण लेते हैं, तो जैसे इसमें अभिकारक ये है तो इसका सांद्रण लेंगे, तो सांद्रण के लिए इसको वर्गाकार ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है सर, 1 है, तो इसकी घात कितनी लगेगी, 1 लगेगी। कितनी लगेगी बेटा, 1 लगेगी। क्लियर है, कोई परेशानी, आप बोलोगे सर इतनी सी परेशानी है, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। चलो तो dr/dt बराबर k और H2O2 की घात कितनी आ गई, 1, है ना। तो परिभाषा क्या है, किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग होती है जो दर नियम या जो वेग नियम होता है उसके साधारण पदों पर लगाई जाती है। तो इसके साधारण पदों पर क्या लगी है, किसकी घात लगी है, 1, मतलब इसकी कोटि कितनी आएगी, कोटि आएगी सर 1, कोटि आएगी सर 1। क्लियर हो गया, समझ में आपको आ गया, बोलो आ गया कि नहीं, बिल्कुल सर आ गया सर, समझ में, एक एक चीज समझ में आ गई। आ जाओ, अब ये चीज समझ में आ गई तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई अभिक्रिया है जो बना है C, है ना। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं यहाँ तीनों के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, हम यहाँ मान के चलते हैं कि तीनों के सांद्रण में यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ पर हम मान ले रहे हैं इसकी संख्या P है, इसकी संख्या P है, और इसकी संख्या P है, और इसकी संख्या Q भी है ना, PQ, और ये आपके पास इसकी संख्या है R, और यहाँ C है, क्या है, C है, और यहाँ D बन रहा है। हमें संख्या मान ली, इसकी संख्या P, इसकी संख्या Q, इसकी संख्या R, और ये मान के चलते हैं तीनों के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है ना। तो यह CQR क्या है, समीकरण जो है ना, संख्या है, ABC की क्या है, संख्या, ठीक है ना। अब अगर मैं इस पर दर नियम लगाऊं, क्या लगाऊं बेटा, दर नियम, तो दर नियम लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, dr/dt। अगर वृद्धि के आधार पे देखें, कमी के आधार पे देखना तो लिखते, ठीक है, बराबर P, ठीक है। चलो यहाँ A का सांद्रण आएगा, बताओ घात कितनी लगेगी, आप बोलोगे सर P, ठीक है। यहाँ B का सांद्रण आएगा, घात कितनी लगेगी, आप बोलोगे सर Q, ठीक है। यहाँ C का सांद्रण आएगा, घात कितने की लगेगी, आप बोलोगे सर R, आप बोलोगे सर R। बोलो बात क्लियर है क्या, नहीं, आप बोलोगे हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, हाँ इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ दूसरी परिभाषा के अनुसार कोटि क्या है, समस्त घातों का योग जो सांद्रण पदों पर लगी है, तो इस पर लगा है P, इस पर लगा है Q, इस पर लगा है Q, तो कोटि क्या हो जाएगी, अब बोलोगे सर कोटि, कोटि इतनी सी बात, तो कोटि सर घातों को जोड़ दो, तो P + Q + R, ये क्या हो गई, कोटि हो गई, सिंपल कहानी खत्म, उड़ा दो भाई, बहुत अच्छे से समझ में आ गए, है ना। तो भाई ऐसे ही समझाते हैं अपन तो, और आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं है। ये हमने एक एग्जांपल दिया था भाई, ये जैसे एग्जांपल है, तो इस पर वेग नियम लगाएंगे तो dr/dt की H2O2 घात 1 आएगी तो कोटि 1 आएगी। एक एग्जांपल नहीं और दे दिया आप, ठीक है। ये पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल देखो, ये भाई H2 है, और ऐसा बोलो H, ऐसा लिख दो HI है, ठीक है ना। यहाँ बन रहा है H2 और यहाँ बन रहा है भैया I2, ठीक है। ये लिक्विड है, ये गैस है, और ये गैस, ठीक है। तो भाई वेग नियम लगाओ, तो भाई इस पर वेग नियम लगाएंगे, इस पर क्या लगाएंगे भैया, हम वेग नियम लगाएंगे। तो
वेग से जैसे ही वेग नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका dr/dt इज इक्वल टू के। सर ये जो एच आई है इसका लिया जाएगा सांद्रण, है ना, अभिकारक का सांद्रण लेते हैं ना, तो ये एच आई का सांद्रण लेंगे और इसकी घात कितनी लगेगी 2, क्योंकि संख्या 2 है ना, तो घात लगेगी 2। तो भाई कोटि, तो कोटि कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2। बहुत बढ़िया आपके लिए, है ना, तालियां। तो ये हुई अभिक्रिया की कोटि और मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हमने क्या सीखा, अब हमने ये सीखा, देखो हमने ये सीखा यहाँ पर कि देखो स्टार्टिंग में जब मैं एग्जांपल दे रहा था तो कोटि 0 भी आई थी ना, कोटि 0 भी आई थी, बिल्कुल आई थी। और भाई ये जो कोटि है वो भिन्न में भी आ सकती है, मतलब बटे में भी आ सकती है, ये वाली ध्यान रखना, जो कोटि है वो बटे में भी आ सकती है, ये बात भी आपको याद रखना है। तो कोटि जो है शून्य तो मैंने बताई थी अभी पहले एग्जांपल में, भिन्न में भी आ सकती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मतलब आप डालोगे हेडिंग अभिक्रिया की जो कोटि है इसके निष्कर्ष डालोगे हेडिंग, तो निष्कर्ष या लक्षण, निष्कर्ष या लक्षण आप बोल सकते हो। तो पहली तो इसका निष्कर्ष यह है कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद है। कौन सा पद है, एक प्रायोगिक पद है। ध्यान रखना, प्रायोगिक पद मतलब ये अपन सीख रहे हैं ना, ये हमारे और तुम्हारे एक्सपीरियंस के आधार पर सीख रहे हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है कि इसको हम देख कर नहीं बता सकते, इसको प्रयोग करना पड़ेगा तभी बता सकते हैं। ये हमारे और तुम्हारे एक्सपीरियंस के थ्रू सीख रहे हैं, ठीक है। तो यह एक प्रायोगिक पद है, अर्थात इसे देखकर नहीं बताया जा सकता, पहला पॉइंट। दूसरा, अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य या ऋणात्मक हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया की कोटि शून्य या ऋणात्मक हो सकती है, ऋण माइनस में भी, देखो ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में भी आएंगी। अभी देखना तुम एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा मैं, इसके जो है ना एग्जाम्पल कराऊंगा, इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ऋणात्मक में भी होगी बेटा, है ना, तो होती है, ठीक है ना। चलो फिर अगला है कि अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक के साथ साथ भिन्नात्मक भी हो सकती है। मतलब पूर्णांक तो होगी, जैसे ये 1 आया, है ना, 2 आया, ये तो पूर्णांक है, साथ में भिन्नात्मक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये 3 निष्कर्ष इसके याद रखना है। ये किसके निष्कर्ष हैं, तो ये अभिक्रिया की कोटि के निष्कर्ष हैं। किसके निष्कर्ष हैं बेटा, अभिक्रिया की कोटि के निष्कर्ष हैं। इसके बाद बेटा आपको एक आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा बोलूँ कि यार महा इम्पोर्टेंट है भाई, ये महा इम्पोर्टेंट है, ये बोल दूँ आपके लिए, बहुत अच्छी बात है ना। तो आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर महा महा महा, जितना इम्पोर्टेंट डालना उतना डाल लो, महा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अंतर भाई कुछ है ही नहीं, जो मैंने आपको पढ़ाया वही चीज़ है, ठीक है ना, वह जो मैंने आपको पढ़ा दिया ना वही चीज़ है, ठीक है। तो पहली पॉइंट क्या हो जाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविकता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में भाग लेने वाले अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को आणविकता कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। और यहाँ क्या लिखोगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन अणु, परमाणु एवं आयनों की संख्या होती है जिनके सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया के दौरान होता है, सिंपल बात है, ठीक है, हो गया। यह एक सैद्धांतिक पद है, यह एक प्रायोगिक पद है, बहुत बढ़िया। यह सदैव पूर्णांक में होती है, हमेशा ही पूर्णांक में होगी, लेकिन भाई यह पूर्णांक या भिन्नात्मक हो सकती है, ठीक है। यह शून्य या जो ऋणात्मक नहीं होती और यह शून्य या ऋणात्मक होती है। ये 4 अंतर हैं, इतने से सिंपल से, तो आप लिख लोगे ना भाई, लिख लोगे ना आप इनको, है ना, बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से इनको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं, है ना। और आज की वीडियो को हम इतना ही रखेंगे और अगली क्लास में हम आपको लेके आएंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं, इनके मात्रक, इनके वेग व्यंजक, ये सब चीज़ें हम लेके आएंगे कल की वीडियो में। तो कल हम फिर मिलेंगे आपके साथ, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। और भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ये वगैरह कर दिया करो यार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, है ना, और ये चीज़ों को कर दिया करो, ठीक है। मिलेंगे, बाय बाय।